दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। गांव के बाहर एक पुराना सा पक्का घर था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। वही घर हरिनाथ और शारदा का था। दोनों उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां शरीर साथ देने से ज्यादा यादों का बोझ उठाता है। दिन किसी तरह कट जाते थे और रातें अक्सर सोच में निकल जाती थी। उनके साथ उनका बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा रवि रहता था। मोहन की शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। मोहन बचपन से ही सीधा साधा स्वभाव का था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह घर और खेती की जिम्मेदारी संभालने लगा था। उसमें कोई दिखावा नहीं था। जो करना होता था चुपचाप कर देता था। माता पिता के लिए उसके मन में आदर था, लेकिन वो इसे शब्दों में कम और काम में ज़्यादा दिखाता था। मोहन ने बहुत छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी संभाली थी। जब उसके हम उम्र बच्चे खेलते थे तब वह अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता था। स्कूल से लौटते ही खेत का काम, जानवरों की देखभाल, कभी लकड़ी काटना तो कभी अनाज संभालना, यह सब उसके बचपन का हिस्सा रहे। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उस पर ज़्यादा बोझ है। उसके लिए यह सब परिवार के लिए करना था। उसने छोटे मोटे काम किए, मेहनत की और जो भी पैसे मिले उन्हें अपने लिए जमा नहीं किया। घर की ज़रूरतें पहले आती थी। उस समय उनका घर कच्चा था। बरसात में छत से पानी टपकता था। दीवारों जगह जगह से झड़ चुकी थी। अब इस उम्र में नया घर बनाना मुश्किल है बेटा। जिंदगी निकल गई इसी कच्चे घर में। बरसात आती है तो डर लगता है, दीवारें कब गिर जाए पता नहीं। अब तो बस यही दुआ है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। आप ऐसे मत बोलो माँ, आपने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए तकलीफ़ें सही है। अगर आपने इतना सह लिया तो अब मेरा फ़र्ज़ है कि आपको सुकून दूँ। देखना एक दिन यही घर पक्का बनेगा और उस दिन आपकी आंखों में डर नहीं बस सुकून होगा। सालों की मेहनत और अपनी कमाई से उसने धीरे धीरे उस कच्चे घर को पक्के मकान में बदला। ना कोई कर्ज लिया, ना किसी के आगे हाथ फैलाया। ईंट ईंट जोड़कर उसने वही घर खड़ा किया जिसमें आज वे सब रहते थे। उस घर में उसका नाम कहीं नहीं लिखा था, लेकिन उसकी मेहनत हर दीवार में दिखाई देती थी। मोहन ने कभी हिसाब नहीं रखा कि उसने किसके लिए कितना किया। वो अपने माँ बाप का ख्याल रखता था, घर की ज़रूरतें पूरी करता था और अपने भाई की पढ़ाई और खर्च की चिंता भी उसी की रहती थी। अगर कभी पैसे कम पड़ते तो बस खुद की ज़रूरतें पीछे कर देता। उसे यह सब करना अपना फर्ज लगता था, ऐसा नहीं। उसकी यही आदत थी कि वह बिना बोले सब संभाल लेता था। शायद इसी वजह से लोग उसकी मेहनत को सामान्य समझने लगे थे। वो घर का सहारा था, लेकिन उसने कभी यह जताया नहीं कि उसके बिना घर कैसे चलेगा। शादी के बाद घर में एक नई लड़की आई थी, सीमा। सीमा पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बनावटपन नहीं था। शादी के कुछ ही दिनों में सीमा ने घर की दिनचर्या संभाली थी। वह सुबह जल्दी उठ जाती, रसोई संभाल लेती और बिना किसी को जताए छोटे छोटे काम कर देती। मोहन जब खेत से लौटता तो उसे समय पर खाना मिलता। अगर वह थका होता तो सीमा ज़्यादा सवाल नहीं करती, बस चुपचाप पानी रख देती। एक दिन शाम को मोहन ने देखा कि सीमा उसकी माँ के लिए अलग से खाना बना रखी है। उसने पूछा, सबके लिए एक ही बनता है, फिर अलग क्यों? आप समझते नहीं हो जी, अम्मा के दांत अब ठीक नहीं रहे। जरा सा मसाला भी उन्हें तकलीफ दे देता है। अगर उनके लिए हल्का बना दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है। माँ को आराम मिलेगा तो
घर अपने आप सुकून में रहेगा। मोहन कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन उसने महसूस किया कि सीमा हर बात पर ध्यान देती है। कुछ साल बीत गए, समय अपने तरीके से चलता रहा। मोहन की मेहनत लग लाई थी, खेत ठीक चल रहे थे, घर की हालत पहले से बेहतर भी थी और उसके 2 बच्चे हो चुके थे। बड़ा बेटा अभी समझने लगा था और छोटी बेटी गोद में ही रहती थी। सीमा घर और बच्चों में लगी रहती थी। फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। सुबह मोहन रोज की तरह खेत जाने की तैयारी कर रहा था। उसने बच्चों को देखा, सीमा से कहा, आज देर हो सकती है। सीमा ने बस इतना कहा, ध्यान से आना। यही उनके बीच आखिरी बातचीत थी। दोपहर तक खबर आ गई, मोहन खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब तक लोग उसे घर लाते उसकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि दिल ने जवाब दे दिया था। घर में जैसे जिंदगी रुक गई। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी बच्चों को देखती, कभी मोहन के शरीर को। माँ बाप सुन बैठे थे। बेटा जिसने बचपन से घर को उठाया था, जो हर जिम्मेदारी अपने कंधे पर रखता था, अचानक चला गया था। गांव भर के लोग आए, सब एक ही बात कह रहे थे, बहुत मेहनती था मोहन, दिन रात काम करता था, कभी थकान की शिकायत नहीं की। इस घर की एक एक ईंट उसी में जोड़ी थी। किसी से कर्ज नहीं लिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज वही नहीं रहा तो सवाल उठता है, अब इस घर का क्या होगा? जिसने इसे खड़ा किया उसका नाम ही इसमें नहीं रहा। अंतिम संस्कार के बाद घर खाली खाली लगने लगा। मोहन के बिना सब कुछ अधूरा था। शुरुआत में कुछ दिन सब शांत रहे। सीमा चुप रहती थी। बच्चों को संभालना, घर का काम करना, बस यही उसकी दुनिया रह गई थी। माँ बाप भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, लेकिन यह चुप्पी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। एक शाम हरिनाथ ने कड़क आवाज़ में कहा, अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा सीमा? सोचा भी है तुमने कभी? मोहन तो चला गया, पर जिम्मेदारियां तो यही रह गई ना। खाना, कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ, यह सब क्या आंसुओं से पूरे होगे या फिर हर बात किसी के सामने हाथ फैलाओगी? जो खेत है वही तो हमारी रोजी है। उन्होंने उन्हीं खेतों में दिन रात मेहनत की थी। अगर मैं और बच्चे मेहनत करें तो 2 वक्त की रोटी निकल ही आएगी। मेहनत? तुम अभी भी सपनों में जी रही हो सीमा। वो खेत तुम्हारे नहीं है, वो खेत हमारे नाम है, रजिस्टर में, कागजों में, हर जगह। आज तक मोहन जिंदा था, इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा। अब वो नहीं है और अब तुम्हें यह हकीकत माननी ही पड़ेगी। पर उन्होंने तो खुद कहा था कि गांव में 4 बीघा खेत उन्होंने अपनी मेहनत से अपने नाम पर लिए हैं। दिन रात काम करके पसीना बहाकर उन्होंने वह ज़मीन बनाई थी। अगर वह खेत हमारे नहीं है तो फिर उनकी सारी मेहनत का क्या? बस करो सीमा, सब खेत हमारे नाम है। उसके नाम कुछ भी नहीं था, ना कागजों में, ना रजिस्टर में। ज़्यादा जुबान मत चलाना, मत भूलो तू मेरे घर में रहती है। आज तक जो चीज़ छुपाने की जगह मिली है वह भी हमारी वजह से मिली है। सीमा चुप हो गई। अगले दिन शारदा देवी ने रसोई में कहा, अब इस घर में मेहमानों की तरह रहना ठीक नहीं है। सीमा, अपने बच्चों को भी समझा लो। दिन में एक वक्त ही खाना बनेगा। इतने पैसे हमारे पास नहीं है। हर बात पर मुंह उठाकर मांगना बंद करो। यह घर अब तुम्हारी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं चलेगा, समझी? धीरे धीरे बातें साफ होने लगी। मोहन के नाम पर जो भी था उसे यह कहकर नज़रअंदाज किया जाने लगा कि सब कुछ माँ बाप का है। सीमा जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती उसे चुप करा दिया जाता। बच्चों के खाने पर सवाल उठने लगे, इतना खर्च क्यों होता है इन पर? बच्चे ही तो हैं, कम में भी चल जाएगा। हर बात में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती।
यहाँ मोहन के बच्चे हैं। मैंने इन्हीं बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी थी। मैं इन्हें किसी से कम नहीं रखने दूंगी। मोहन अब नहीं है, उसके साथ उसकी हैसियत भी चली गई। अब यहाँ वही चलेगा जो हम कहेंगे। हमारा बेटा गया है, कोई पराया नहीं, और तू बहू है, मालकिन नहीं। जैसी बहू रहेगी वैसे ही उसके बच्चे भी रहेंगे। ज़्यादा खर्च, ज़्यादा जिद, यह सब अब इस घर में नहीं चलेगा। यह सब सीमा के लिए किसी बार से कम नहीं था। रवि भी अब खुलकर बोलने लगा। भैया ने किया ही क्या था अपने जीवन में? ना कोई बड़ी नौकरी, ना कोई नाम। जो कुछ भी था इसी घर की वजह से था। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए भाभी कि हम आज भी तुम्हें और बच्चों को खाने को दे रहे हैं, वरना दुनिया बहुत बेरहम है। कोई यूं ही सहारा नहीं देता। उन्होंने जो कुछ भी बनाया अपने दम पर बनाया था। सिर्फ यह घर नहीं, खेत भी बनाए थे। दिन रात मेहनत की थी उन्होंने, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने माँ बाप का ख्याल रखा, तुम्हारा भी। पूरी जिंदगी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज बस इस दुनिया में नहीं है तो क्या इसी वजह से तुम उनकी पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? अगर आज यह घर खड़ा है तो उनकी मेहनत की वजह से है। मेहनत मेहनत मेहनत, ऐसी मेहनत के सबूत भी होते हैं। अगर सच में सब कुछ उन्होंने बनाया था तो कागज दिखाओ। बिना कागज के यहाँ किसी की बात नहीं मानी जाती। भावनाओं से नहीं, हिसाब किताब से चीज़ें चलती है। धीरे धीरे जुलूम बढ़ता गया। सीमा से घर के काम करवाए जाते, लेकिन उसे घर का सदस्य नहीं माना जाता। बच्चों को डांटा जाता, कभी खाना देर से मिलता, कभी बात पर चुप करा दिया जाता। मोहन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को संभालने से लगा दी थी, उसके जाने के बाद उसी के परिवार को इस घर में बोझ समझा जाने लगा। यही थी नाइंसाफ़ी की असली शुरुआत। एक दिन हरिनाथ बोले, अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना तो अपने रास्ते देखो सीमा, यह घर कोई धर्मशाला नहीं है। मोहन के रहते हमने बहुत कुछ सह लिया, उसके नाम पर बहुत कुछ चलने दिया। अब वो नहीं है तो उसकी वजह से किसी को ढोने की हमारी मजबूरी भी खत्म हो गई। तुम्हें लगता है जिंदगी ऐसे ही चलती है? हमारे भी खर्च हैं, हमारी भी ज़रूरतें हैं। हर रोज़ तुम्हारे बच्चों की भूख, तुम्हारे आंसू हम नहीं संभाल सकते। और मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? किस दरवाजे पर मदद मांगूँ? जिस घर को उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया, आज उसी घर से मुझे निकाला जा रहा है। यह वही बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर इस आंगन में घुमाया था। आज उनके बाप के नाम पर भी इनका कोई हक नहीं रहा। वो सब तुम्हारी सोच है सीमा। दुनिया इतनी भावनाओं से नहीं चलती। हमने तुम्हें छत दी, खाना दिया, इतना बहुत है। अब हर चीज़ में हक जताना मत सीखो। अपने बच्चों को भी समझा लो, कौम में रहना सीखो। जैसी माँ रहेगी वैसे ही बच्चे पलेंगे। और याद रखना, अब तुम यहाँ रह रही हो किसी के एहसान पर। उसी रात बेटा अचानक कांपने लगा, उसका बदन तप रहा था। वो बुदबुदाया, अम्मा बहुत ठंड लग रही है। अम्मा, सीमा ने जल्दी से बच्चे का माथा छुआ, उसका हाथ वहीं रुक गया। इतना तेज बुखार है, ईश्वर! बाबूजी, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बुखार बहुत ज़्यादा है, रात से कांप रहा है। मैं डर रही हूँ बाबूजी। इतनी छोटी उम्र में इसकी अगर कभी दवा नहीं मिली तो हालत और बिगड़ जाएगी। अभी हमारे पास पैसे नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई बहाना लेकर मत आ जाया करो। हम भी कोई खजाना लेकर नहीं बैठे हैं। अपने हालात समझो। बस 1200 ही तो चाहिए, कल काम करके लौटा दूंगी। आपका एक पैसा नहीं डूबेगा। बच्चा है बाबूजी, अगर इसे, अरे वाह, वह हमें डराने लगी। कहाँ से लौटाएगी तू पैसे? महारानी बनी बैठी है, हमारे सिर पर रहती है, खाती है, पीती है और ऊपर से पैसे भी मांगती है।
सुबह जो खाना खाया था उसके पैसे पहले लौटा और रोज रोटी खाकर भूल जाती है कि किसके घर में रह रही है। जब तक बस पैसे नहीं लौटाएगी दवा के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। हमने तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं किए, उनकी बीमारी का बोझ हम पर मत डाल। सीमा वापस कमरे में आई। बच्चा कांप रहा था, बेटी रो रही थी। सीमा खुद से बुदबुदाई, यह सब क्या हो रहा है जी? जिन माँ बाप और भाई के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उन्हीं की पाली औलाद कोई परवाह नहीं कर रही। जिस घर को आपने अपने खून पसीने से बनाया, आज उसी घर में मैं और बच्चे बोझ बन गए हैं। मैं अकेली क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? अगले दिन दरवाज़ा खुला। हरिनाथ और शारदा देवी लौटे, हाथों में थैले थे। हरिनाथ बोले, मेले में आज अच्छा सामान मिल गया। सीमा ने थैलों की तरफ देखा। सरिया चमक रही थी, मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। सीमा ने बच्चे को सीने से लगा लिया। मिठाइयाँ मेज पर रखी थी और एक माँ अपने बच्चे की सांसें गिन रही थी। उस पल सीमा को साफ समझ आ गया था कि यह मजबूरी नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया अन्याय था। मोहन ने जिस घर को अपने पसीने से बनाया था, उसी घर में उसके बच्चे दवा के लिए तरस रहे थे। हरिनाथ और शारदा देवी ने जो किया वह खुले आंगन में नहीं हुआ। ना पंचायत बुलाई गई, ना सीमा को बताया गया। कागजात चुपचाप बनवाए गए। घर, खेत, जमीन सब कुछ छोटे बेटे रवि के नाम कर दिया गया। सीमा को भनक तक नहीं लगने दी गई। रवि शहर से आया था, बदले हुए कपड़े, बदला हुआ रवैया। शारदा देवी ने उसे अंदर के कमरे में बैठाया। ध्यान रखना, यह बात बहू तक नहीं पहुंचनी चाहिए। औरतों को ज़्यादा पता चल जाए तो सवाल पूछने लगती है। उसे बस इतना पता होना चाहिए कि वो इस घर में रह रही है, मालिक नहीं है। अब सब कुछ तेरे नाम है, घर भी, खेत भी, जमीन भी। जो कागज़ थे सब पूरे हो चुके हैं। अब कोई बहस नहीं होगी। और अगर भाभी ने कुछ कहा तो, अगर हक बक की बात उठाई तो, वो यहाँ मेहमान है, जितना देंगे उसी में रहे। ज़्यादा बोलेगी तो याद दिला देंगे कि यह उसका घर नहीं है। कुछ दिन बाद गांव में बातें चलने लगी। सीमा के कानों तक खबर पहुंची। उसने हिम्मत करके पूछा, बाबूजी, यह सब है क्या कि घर और खेत किसी के नाम कर दिए गए हैं? मुझे बताइए, क्या यह सच है कि मोहन ने जो बनाकर छोड़ना, उसका हक अब छीन गया? तो क्यों दूसरों की बातें सुनकर परेशान होती है? यहाँ जो लिखा गया वही चलेगा। अधिकार या भावना से कुछ नहीं होता। मेरे पति ने यह सब अपने खून पसीने से बनाया था, उसके बच्चों का हक तो बनता है ना। क्या हम इतनी आसानी से सब कुछ खो देंगे? अब यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जितना दिया गया वही काफ़ी है। क्या मतलब? क्या हम जो उनके बच्चे हैं अब इस घर में जगह नहीं रख सकते? मतलब यही है कि आज ही घर खाली करो, जो है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, बाकी सब अब हमारा है। बच्चे बीमार हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? किसके दरवाजे पर मदद मांगूँ? इतने दिन मुफ्त खाया है, अब और नहीं। तुरंत निकल जाए यहाँ से, मेरा घर छोड़ दो। जिस आंगन में मोहन ने ईंटें ढोई थी, उसी आंगन से उसकी पत्नी और बच्चे निकल देंगे। पीछे से शारदा देवी की आवाज़ आई, याद रखना, लौटने का मत सोचना। जो फैसला हमने लिया है बस हमेशा के लिए है। अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। जो कुछ हुआ वही अंतिम है और इसके आगे कोई बहस बर्दाश्त नहीं होगी, समझ गई? और ध्यान रखना, अब इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जो लिखा गया है वही तय है। अब यहाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा अधिकार या कोई दावा, सब कुछ खत्म। जो फैसला हुआ वही हमेशा के लिए अंतिम है।
सीमा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। घर वही था पर अब पराया। उस दिन सिर्फ सीमा और उसके बच्चे घर से नहीं निकले गए थे। उस दिन न्याय को भी दरवाजे से बाहर कर दिया गया था। कुछ दिनों बाद सीमा ने गांव के किनारे एक छोटी सी जगह चुनी। मिट्टी और फूल से उसने एक झोपड़ी खड़ी की। ना दरवाजा ठीक था, ना छत पक्की। बरसात में पानी टपकता था और सर्दी में हवा सीधे अंदर घुस जाती थी। बच्चे उसी में सिमट कर सोते थे। हमारा घर इतना छोटा क्यों है? सबके घर बड़े बड़े हैं और हमारा इतना छोटा। बेटा, अभी यही हमारा घर है, हमारी जिंदगी का यही हिस्सा है, यही हमारी छत है। समय आएगा सब ठीक होगा, लेकिन अब हमें जो मिला है उसी में जीना सीखना होगा। पेट पालना मुश्किल था। सीमा सुबह सुबह उठकर दूसरों के खेतों में काम करने जाती। कभी निराई, कभी कटाई, कभी गोबर उठाना। दिन भर धूप में जलती और शाम को जो मिलता वही बच्चों के सामने रख देती। कुछ लोग मदद करते थे लेकिन ज़्यादातर चुप रहते थे। सब जानते थे क्या हुआ है, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आता था। एक दिन रवि रास्ते में मिला। उसने झोंपड़ी की तरफ देखकर कहा, अच्छा है, आखिरकार तुम्हारी औकात के हिसाब से तुम्हें अपनी जगह मिल गई। अब यही तुम्हारा हिस्सा है, इतना ही और कुछ नहीं। सब कुछ तुमसे दूर हो गया, घर भी खेत भी। जो बनाया था तुम्हारे पति ने वो सब अब हमारे नाम है। तो खुश रहो, यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तू खुश रह, जो भी हो, बस खुश रह। लेकिन याद रख, इस घर की दीवारों में मेहनत और प्यार हमेशा रहेंगे। तुम उसका नाम मिटा सकते हो लेकिन उसकी ताकत, उसकी मेहनत कभी नहीं मिट सकती। हम तो रहेंगे ही, खेत भी घर भी सब हमारे हैं और अब कोई नहीं रोक सकता। जो लिखा गया वही अंतिम है, समझ गई? सीमा चुप रही। उसने बच्चों का हाथ थाम लिया और आगे बढ़ गई। उसे अब जवाब देने की आदत नहीं रही थी। उसकी लड़ाई अब शब्दों से नहीं, हालात से थी। रात को झोपड़ी में बैठकर वह बच्चों को देखती और मन ही मन कहती, सुनिए जी, मैंने हार नहीं मानी है। यह मुश्किल वक्त है पर हम टिकेंगे। जो हुआ वह हमारे ऊपर ख़त्म नहीं हुआ। हमारे पास हक और इरादे हैं और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ रहो, हम मिलकर हर चीज़ का सामना करेंगे। जिस औरत को घर से निकाला गया था वही औरत अब अपने बच्चों के लिए दीवार बनकर खड़ी थी। और जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की थी उन्हें यह पता नहीं था कि हर जुल्म का एक नतीजा होता है। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से शहनाई बजी। इस बार छोटे बेटे की शादी थी। वही घर, वही आंगन, लेकिन माहौल अलग था। जिस घर से मोहन की पत्नी और बच्चे निकाले गए थे उसी घर में सजावट हुई। हरिनाथ और शारदा देवी पूरे जोश में थे। ऐसा लग रहा था जिसे अब सुकून उन्हें पूरी तरह मिल गया हो। नई बहू घर आई, उसे सिर पर बिठा लिया गया। हर बात में उसका पक्ष लिया जाने लगा। शारदा देवी बार बार कहती, देखो हमारी बहू कितनी समझदार है, अब घर संभालने वाली आ गई है। कुछ ही दिनों में उसे समझा दिया गया। एक रात शारदा देवी ने धीमी आवाज़ में कहा, उस सीमा से संभल कर रहना। बहुत हिम्मत रखती है लेकिन अब तुम्हें ही सब संभालना होगा। कल को अपने बच्चों का हक मांगने की कोशिश करेगी तो उससे पहले ही हर कदम संभालो, समझ गई ना? क्यों अम्मा, क्या वो सच में ऐसा कर सकती है? मैं समझकर ही सब करूँगी। आज चुप है लेकिन कल जब उसे लगेगा कि उसके बच्चों का हक खतरे में है वो सीधे हमारे सामने आ जाएगी। तो तुम पहले ही हर कदम संभालो, कोई गलती या ढील नहीं, वरना परेशानी बड़ी हो जाएगी, समझी? आप चिंता मत करो माँ, मैं समझदारी से सब संभालूंगी।
सीमा की हरकतों को पहले ही रोक लूँगी। अब घर और खेत हमारे पास है और कोई उसे हक नहीं दे सकता। कुछ दिन बाद तीनों ने तय किया कि सीमा को उसकी जगह दिखानी जरूरी है। एक दोपहर वे झोपड़ी की तरफ आए। सीमा उस वक्त खेत से लौट रही थी, हाथ में धराती थी, चेहरे पर थकान। शारदा देवी ने दूर से ही कहा, अरे यही है वो सीमा जो सबको अपने दम पर संभालने का दिखावा करती थी। अभी वही तेवर दिखा रही है। सोचती है कि डर सकती है, रो सकती है, लेकिन अब सब बदल गया है। क्या बात है? मैंने कभी किसी का नुकसान किया है? मैंने सिर्फ अपने बच्चों का हक मांगा, इतना ही। तुझे ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो घर जो खेत सब अब हमारे बेटे के नाम है। इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। आज हम चेतावनी देने आए हैं, समझ गई? तुम्हें पता होना चाहिए अब उस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जो किया गया वो हमारे लिए किया गया। अब तुम्हारे काम सिर्फ चुप रहना है, समझ गई ना? मैंने कभी कहा भी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। मैंने सिर्फ अपने बच्चों का हक मांगा। क्या वह भी अब अपराध बन गया है? देखो बहू, झोपड़ी में रहकर भी तेवर वही है। सोचती थी कि अब भी किसी को डरा सकती है, लेकिन समझ लो अब इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जो लिखा गया वही अंतिम है और जो रास्ता हमने तय किया वही चलेगा। वे हंसते हुए लौट गए। जाते जाते रवि बोला, याद रखना यह आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। सीमा वहीं खड़ी रही, हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। जब वे चले गए वह झोपड़ी के अंदर गई, बच्चों को पास बिठाया और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन सीमा को साफ समझ आ गया कि अब यह सिर्फ सहने की बात नहीं रही, अब यह लड़ाई थी अपने बच्चों के हक और सम्मान की। और नाइंसाफ़ी करने वालों को यह अंदाज़ा नहीं था कि जिस औरत को वे डराने आए थे उसके भीतर अब चुप रहने की ताकत नहीं बची थी। कुछ महीने बीते, उम्र और तनाव ने हरिनाथ के शरीर को तोड़ दिया। एक सुबह वो उठ ही नहीं पाए, सांस भारी थी, आंखें अध खुली। गांव का डॉक्टर बुलाएगा। नाड़ी देखकर उसने साफ कहा, इन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाइए, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। स्थिति बहुत गंभीर है। अगर अभी इलाज शुरू नहीं किया गया तो समय बहुत कम है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, देर करना महंगा पड़ सकता है। अभी ले चलो डॉक्टर, मुझे चिंता हो रही है। कुछ हो गया तो मैं अपनी जान कैसे सह पाऊँगी? मैं नहीं देख पाऊँगी अगर कभी कुछ हुआ तो। माँ देखो, मैं अभी इन्हें अस्पताल ले जाता हूँ, चिंता मत करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। हम समय पर हैं, डॉक्टर ने कहा तो हम नहीं रुक सकते। पैसों या रास्ते की चिंता मत करो, जान की कीमत पैसों से कहीं ज़्यादा है। सुनिए जी, शहर ले जाने में तो बहुत खर्च आएगा। अब इस उम्र में जान बचाकर क्या करना है? सारी जिंदगी तो कट चुकी, अब बस यही बचा है, दवाइयाँ, अस्पताल, डॉक्टर, खर्चा, हर रोज़ यही झंझट। और मैं पूछ रही हूँ, आखिर किस लिए? आखिर कब तक इस दौड़ धूप में रहेंगे? यह सब देखकर थकावट और मानसिक दबाव हमारे ऊपर ही बढ़ रहा है। अब इतना हल्ला क्यों मचा जा रहा है? सोचो, हम भी तो थक चुके हैं। पैसे खर्च करना आसान नहीं है, रोज़ रोज़ यह बोझ उठाना किसने सोचा था? पैसों की चिंता मत करो, खर्चा हो जाएगा, लेकिन जान बची रहे बस। जान ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर अब समय रहते कुछ नहीं किया तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। हम फिर कमा लेंगे, ठीक कर देंगे सब। लेकिन अगर उसकी सांसें रुक गई तो माँ, पत्नी, बेटा, सबकी जिंदगी उसी एक पल में खत्म हो जाएगी। यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। माँ, मुझे लगता है नैना सही कह रही है। अब पिताजी को शहर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है अब, और भला शहर के अस्पतालों में
खर्च भी बहुत आता है। घर में फिर शौक हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा मोहन के समय हुआ था। सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा दिया गया। नई बहू ने बस इतना कहा, अब यह खर्चे भी खत्म हुए। शारदा यह सुनकर सन्न रह गई। कुछ दिन बीते, अब शारदा अकेली थी। वही शारदा जो कभी सीमा को ताने मारती थी, आज खुद उसी जगह खड़ी थी। पहले समय पर खाना मिलता था, अब नहीं। एक दिन दोपहर बीत गई। शारदा ने धीरे से आवाज़ लगाई, बहू कुछ खाने को मिलेगा? बस थोड़ा सा, बहुत भूख लगी है। मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो बेहोश हो जाऊंगी। सारा दिन बस खाना चाहिए। हाँ हाँ, अब बस यही काम रह गया है तुम्हारे पास, और मुझे अभी और बहुत से काम हैं। साफ सफाई, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, घर का सारा झंझट। तुम सोचती हो कि मैं सिर्फ खाना देने के लिए यहाँ हूँ? ऐसा नहीं चलेगा, समझी? तुम्हें खुद ही देखना होगा कि क्या करना है। अगले दिन भी वही हुआ। कभी खाना ठंडा, कभी बच्चा सूखा, कभी बिल्कुल नहीं। शारदा ने एक दिन रोते हुए कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या मैंने कभी तुम्हारे रास्ते में कोई रोड़ा रखा? बस थोड़ी मदद मांगी थी, थोड़ी रोटी मांगी थी। क्या इतना भी अब मुझे अपने औकात बताने का हक नहीं है? अब नाटक मत करो। बस यह समझ ले कि यहाँ जो चलता है वही चलता है। तुम्हारी बातों से कोई फर्क पड़ेगा? जो खाना मिलेगा वही मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वही तुम्हारा भाग्य है। और हाँ, अपनी औकात भूल मत जाना। शारदा को याद आने लगा, सीमा के बच्चे भूखे थे और उसने कहा था, हमारे पास पैसे नहीं है। आज वही शब्द उसकी तरफ लौट आए थे। शारदा खाट पर लेटी रही, आंखों से आंसू बहते रहे। उन्हें सीमा का चेहरा याद आया, उसके हाथ जोड़ना, बच्चों के लिए दवा मांगना। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने मुंह फेर लिया था। अब मुंह फेरने वाला कोई और था। घर वही था, लेकिन शारदा अब उसी घर में अकेली थी। और पहली बार उन्हें समझ में आया कि सभी सिर्फ सहने वाले को नहीं, करने वाले को भी अंदर से तोड़ देती है। हरिनाथ के जाने के बाद शारदा की हालत और बिगड़ गई। अब वह घर में सिर्फ एक बोझ थी। नई बहू के चेहरे पर नकली सम्मान नहीं बचा था। अब उसके सब सीधे चोट करने लगे थे। दोपहर बीत जाती, खाना नहीं मिलता। शारदा पूछती, आज कुछ बनेगा? जवाब मिलता, इतनी भूख है तो मर क्यों नहीं जाती? सब सुनकर शारदा सन्न रह जाती, आंखें भर आती, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। एक दिन नई बहू ने साफ कहा, सासू माँ की हर सांस के साथ घर का खर्च बढ़ता जा रहा है। दवाइयाँ, इलाज, देखभाल, सब कुछ पैसे खा रहा है। एक तो जा चुका है, अब बस सासू माँ का समय पूरा होने का इंतजार है। तब जाकर इस घर में चैन आएगा, और मेरा भी ना। यह कैसी सोच है तुम्हारी? वो मेरी माँ है, जिंदा इंसान है, कोई बोझ नहीं। किसी की मौत का इंतजार करना पाप होता है, समझती क्यों नहीं? पाप पुण्य की बातें बाद में करना रवि। मैं हकीकत की बात कर रही हूँ। जिस दिन सासू माँ जाएगी उसी दिन यह घर हल्का होगा, खर्च भी कम होगा, जिम्मेदारी भी। और मैं झूठी हमदर्दी नहीं दिखा सकती। और पानी भी समय पर नहीं मिलता था। कई बार शारदा दिन भर बिना पानी के पड़ी रहती। पड़ोसी कभी कभी उसे खाना दे जाते, पानी पिला देता। धीरे धीरे गांव वालों को सब समझ आने लगा। कोई सीधे कुछ नहीं बोलता था, लेकिन कभी कोई रोटी रख जाता, कभी कटोरी में डाल। शारदा छुपकर खाती, जैसे कोई गुनाह कर रही हो। उसी वक्त गांव के किनारे उस छोटी सी झोपड़ी में सीना वो अपनी जिंदगी संभालने खड़ी थी। हालात आसान नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सुबह खेतों में काम करती, शाम को बच्चों को पढ़ाती, कभी दिए की रोशनी में, कभी चूल्हे के पास बैठा कर। अम्मा, क्या हमारी जिंदगी भी कभी बदलेगी? क्या हम भी इस कच्चे घर से निकलकर कभी पक्की छत के नीचे रह पाएंगे, जहाँ बारिश टपके नहीं,
और रात को डर ना लगे। क्या वो दिन भी आएगा अम्मा? आएगा बेटा, ज़रूर आएगा। अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो सिर्फ पक्का घर ही नहीं, उससे भी ज़्यादा अच्छा घर होगा तुम्हारा। माँ का भरोसा रखो। तुम्हारी किताबें तुम्हारी सबसे मजबूत दीवार बनेगी। वक्त बीतता गया, मेहनत रंग लाई। बेटे ने पढ़ाई में नाम किया। एक दिन शहर से चिट्ठी आई, सरकारी दफ्तर से चयन हो गया था। सीमा ने चिट्ठी हाथ में ली और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने बच्चों को देखा और कहा, अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों में राजू ने अपनी माँ और बहन को शहर बुला लिया। पहली बार सीमा ने सुकून की सांस ली। उधर शारदा उसी घर में और ज़्यादा अकेली हो गई। अब उन्हें साफ दिखने लगा था कि नाइंसाफ़ी का रास्ता आखिर कहाँ ले आता है और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया था उनके घर में अब सिर्फ सन्नाटा और डर बचा था। एक दिन शहर में काम से लौटी ही थी कि किसी ने कहा, सीमा, अभी अभी गांव से खबर आई है। आवाज़ कांप रही थी सामने वाले की। कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? सीधा बताओ, दिल घबरा रहा है। सीमा, तुम्हारी सासू माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी सांसें थम गई। घर सुना हो गया है। मुझे अभी इसी वक्त गांव जाना है। एक पल भी नहीं रुक सकती जब तक उन्हें आखिरी बार देख ना लूं। गांव पहुंचते ही माहौल भारी था। घर के बाहर लोग जमा थे, लेकिन उस घर में अब आवाज़ नहीं थी, सिर्फ खामोशी। बेटी, तेरी सास बीमारी से नहीं मरी, दवा से नहीं, उम्रों से नहीं, वो जुल्म से मरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उससे थोड़ा गया और आखिरकार उसकी सांसें हार गई। दिनों तक उसे वक्त पर खाना नहीं मिला बेटी। घर में सबके लिए चूल्हा जलता था, पर उसके हिस्से में बस इंतजार आता था। भूख से तड़पती रही वो और किसी ने पूछा तक नहीं। बहन, इस दुनिया में हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तेरी सांस ने जिंदगी भर जो बीज बोए थे, आज वही फसल उसके सामने खड़ी है। बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने किए हुए गलत कर्मों से भाग नहीं सकता। वक्त सबका हिसाब बराबर करता है और शायद आज वही वक्त उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। पानी मांगती थी तो उसे पानी नहीं, दाना मिलता था। कहते थे, इतनी प्यास क्यों लगती है, इतनी ज़रूरतें क्यों है। बेटी, एक बूढ़ी औरत पानी मांगने से भी डरने लगी थी। हम गांव वाले जब देखा नहीं जाता था तो कभी कभी चुपके से रोटी या थोड़ा सा चावल दे आते थे। डर लगता था कि अगर किसी ने देख लिया तो वह और ज़्यादा सताई जाएगी। हमारी मदद भी चोरी बन गई थी बेटी। अंतिम संस्कार के बाद गांव में पंचायत बैठी। इस बार लोग चुप नहीं थे। पंच ने कहा, अब बहुत हो गया। बरसों से जो चुप्पी अड़ी गई थी, आज वह टूटेगी। जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसका हक छीना गया है, उसका हिसाब इसी पंचायत में होगा। कानून भी सुनेगा और जमीन भी। हिसाब किस बात का? हिसाब सरपंच, यह ज़मीन मेरे नाम है, यह घर मेरे नाम है और जो कुछ यहाँ खड़ा है सब कुछ मेरा है। किसी का एहसान नहीं लिया है मैंने। रवि, कागज तेरे पास होंगे, पर सच हमारे सामने है। मेरा खेत आज भी गवाह है। मोहन सुबह अंधेरे में आता था और शाम ढलने तक हल चलाता रहता था। धूप, बारिश, बीमारी, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता था। उसकी मेहनत आज भी मेरी मिट्टी में बसी है और जिस पर घर में तुम आज अपना हक जताते फिर रहे हो, उसकी एक एक ईंट मोहन की कमाई से लगी है। वो मजबूरी करता रहता, काटे काटता रहा ताकि इस घर की दीवारें खड़ी हो। आज तुम कहते हो सब तुम्हारा है,
पर नींव में उसका पसीना बोल रहा है रवि। औरत ने अपमान झेला, भूख सही, ताने और जुल्म भी चुपचाप सह लिए, मगर हार नहीं मानी। हालात ने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह झुकी नहीं। आज अगर वह हमारे सामने खड़ी है तो इसीलिए कि उसके सब्र ने उसे मजबूती बना दिया। कागज मेरे नाम है, रजिस्ट्री, दस्तखत, मोहर, सब कुछ मेरे पास है। इस दुनिया में सच वही होता है जो कागज पर लिखा हो। मेहनत, आंसू, बलिदान, यह सब कहानियाँ होती है, हक नहीं। रवि, अगर सच सिर्फ कागज से तय होता तो जमीन नाम की कोई चीज नहीं होती। सारा गांव जानता है कि तुम्हारे माँ बाप ने इन कागजों के साथ हेराफेरी की थी। झूठी रजिस्ट्री, नकली दस्तखत, यह सब बनवाया था वो लोग कि मेहनत करने वाला खाली हाथ रह जाए। याद रखो, नकली कागज सच्चाई की उम्र कम नहीं कर सकते। रवि, सीमा ने चुपचाप सब सहा, भूख सही, अपमान सही, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। उसने अपने दर्द को अपने हाथों की लकीरों में दबा लिया। और तुमने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। जिस माँ ने तुझे गोद में सुलाया उसी को बोझ समझ लिया। जिस घर में तू मालिक बनकर घूम रहा है वही तेरी माँ पानी मांगते हुए कामती थी। यह सिर्फ जमीन का पाप नहीं है रवि, यह औलाद होने का अपराध है। बस करो, यह सब झूठ है। आखिर ये सब मेरे लिए साजिश है। पूरा गांव मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। तुम सब मिलकर मेरी इज्जत, मेरा हक छीनना चाहते हो। अगर मैं बुरा हूँ तो क्या सिर्फ मैं ही हूँ? सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, इसीलिए मुझे निराशा बनाया जा रहा है। पंच ने फैसला सुनाया। आज पंचायत यह ऐलान करती है कि खेत हो या घर, सबका बराबर बंटवारा होगा, क्योंकि हक सिर्फ कागज से नहीं, पसीने और सच्चाई से तय होता है। वर्षों पहले जो होना चाहिए था आज वही किया जा रहा है, ताकि यह जमीन और यह दीवारें याद रखे कि अन्याय चाहे जितना छुपाया जाए, अंत में न्याय को अपना रास्ता खुद बनाना ही पड़ता है। सीमा ने आसमान की ओर देखा, आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में शांति। देखिए जी, आज अगर सच हमारे सामने खड़ा है तो इसीलिए नहीं कि रास्ता आसान था, बल्कि इसीलिए कि मैंने चुप रहकर भी हार नहीं मानी। देर जरूर हुई, दर्द भी बहुत सहा, मगर सच को दबाया नहीं जा सकता। आज वो सामने आया है, बिल्कुल नंगा, बिल्कुल साफ। नाइंसाफी का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। सीमा, झूठ चाहे जितना ऊंचा खड़ा कर लिया जाए, उसकी नींव खोखली ही रहती है। सच भले देर से पहुँचे, मगर जब पहुँचता है तो पूरे गांव को याद दिला देता है कि इन सब को रोका नहीं जा सकता। पंचायत के फैसले के बाद पहली बार उस घर के आंगन में सीमा और उसके बच्चों के लिए कोई ताना नहीं था। वही आंगन जहाँ कभी उन्हें बेइज्जत किया गया था, आज चुपचाप उन्हें स्वीकार कर रहा था। समय बीतता गया, घर में फिर से सुबह की हलचल लौट आई। वही चूल्हा, वही आंगन, लेकिन अब डर नहीं था। सीमा ने मेहनत नहीं छोड़ी, बेटी ने भी पढ़ाई पूरी की। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मा, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी सहारे की मोहताज नहीं हूँ। जो रास्ता मैंने चुना वह आसान नहीं था, मगर हर ठोकर ने मुझे मजबूत किया। अब मेरी पहचान किसी के नाम से नहीं, मेरी मेहनत से है। बस यही तो चाहती थी मैं कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी किसी के रहमो करम पर ना जियो। हालात जैसे भी हो, सर ऊंचा रखो, क्योंकि अपनी मेहनत से खड़ा होना ही सबसे बड़ी आज़ादी होती है। गांव वाले अब सीमा को सम्मान दे देते थे। जो कभी चुप थे अब कहते थे, इस औरत ने अपमान झेला, भूख सही, ताने और जुल्म भी चुपचाप सह लिए, मगर हारी नहीं। हालात ने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह झुकी नहीं।
आज अगर वह हमारे सामने खड़ी है तो इसीलिए कि उसके सब्र ने उसे मजबूती बना दिया। उसी घर के कोने में बैठा रवि सब देखता था। वही घर वही खेत, लेकिन अब उसकी आवाज़ में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। जो अन्याय करता है वह कभी चैन से नहीं जी पाता, और जो सहकर भी मेहनत नहीं छोड़ता उसे एक दिन उसका हक ज़रूर मिलता है। इस तरह सीमा और उसके बच्चे अपने हिस्से की ज़िंदगी के साथ हंसी खुशी, इज्जत और सुकून से रहने लगे। यह कहानी किसी किताब की कल्पना नहीं, बल्कि हमारे समाज का कड़वा सच है, एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अगर आपको लगता है कि नाइंसाफ़ी कभी आपके आसपास भी हुई है तो अपनी राय ज़रूर लिखें। चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। उस माँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों के खातिर सारी दुनिया से लड़ती रही? कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और एक नई कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। नमस्ते।